हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेडियो लिंक के क्रॉस फ्लाइट के ऊपर कि हमने इस फ्लाइट कंट्रोलर को कैसे लगाना है, हमारे कनेक्शंस क्या क्या रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि मैंने ये जो है फ्रेम जो है ये रिप्टाइल फ्रेम है। ये मेरा पुराना फ्रेम था, इसके ऊपर मेरा फ्लाइट कंट्रोलर लगा था। ये पुराना हमारा पिक्सॉक का ये फ्लाइट कंट्रोलर मैंने 2018 में लिया था और ये थोड़ी सी अब प्रॉब्लम कर रहा था, तो इसको मैंने अभी रिमूव कर दिया। तो फिलहाल मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। ये है हमारा पिक्सॉक का रेडियोलिंक का क्रॉस फ्लाइट कंट्रोलर। और ये है आपका पिक्सॉक का क्लोन। पर अभी इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे को ये एक पॉइंट मिलता है, एक सॉकेट मिलता है, जो है हम अपने यहाँ कनेक्शन कर सकते हैं। ये स्विच मिलता है और हमारे को क्रॉस फ्लाइट के अंदर कोई भी स्विच नहीं मिलेगा जिससे कि हम इसको आर्म कर सकते हैं, या सेफ्टी स्विच जो होता है जिसको हम कहते हैं सेफ्टी स्विच। इसमें सेफ्टी स्विच नहीं मिलता है क्रॉस फ्लाइट के अंदर। इसके अंदर मिलता है टेलीमेट्री 2 यहाँ पर भी है, टेलीमेट्री 1 यहाँ पर भी है और टेलीमेट्री 1 और 2 यहाँ पर भी है। और सीरियल 4 और 5 ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं जीपीएस के लिए। अगर हम 2 जीपीएस यूज़ करते हैं तो ये वाला पोर्ट जो है वो हमारे को यहाँ नहीं मिलता है क्रॉस फ्लाइट के अंदर। जीपीएस 1 हमारे को लगाने का मिलता है, कैन हमारे को नहीं मिलता। ये सेंसर्स के लिए यूज़ होता है, ये यहाँ पर है मिलता है, और क्रॉस फ्लाइट पे यहाँ नहीं मिलता। और ये है I2C, ये भी हमारे को उस फ्लाइट कंट्रोलर पे मिल रहा है। और रहा ADC 6.6 वोल्ट, ये नहीं मिलता। SPI1 ये नहीं मिलता। पावर मॉड्यूल हमारे को मिलता है क्योंकि उसके बिना फ्लाइट कंट्रोलर स्टार्ट नहीं होगा। USB की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये USB एक्स्ट्रा है यहाँ पे। टेलीमेट्री 1 टेलीमेट्री 2 मैंने बताया है ये है। तो 2-4 चीज़ें इसमें हमारे को नहीं मिलती, जैसे कि सेफ्टी स्विच इसके अंदर आवश्यकता नहीं पड़ती, सेफ्टी स्विच की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम चलते हैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर की तरफ। तो ये मैं बता सकता हूँ कि बिगनर्स के लिए ये जो फ्लाइट कंट्रोलर्स है ये बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ा काम जो है बिगनर्स ने इसमें ये करना है कि इस फ्लाइट कंट्रोलर को आपने शॉक एब्जॉर्बर पे ही लगाना है, जैसे कि हम पहले फ्लाइट कंट्रोलर्स को लगाते थे। क्योंकि अगर आप कोई भी फ्लाइट कंट्रोलर लेते हैं, अगर आप शॉक एब्जॉर्बर को आप उसको ध्यान नहीं देते हैं तो जो भी मोटर से वाइब्रेशन, या मोटर्स हमारी गिरते समय बैरिंग ख़राब हो जाते हैं या मोटर्स वाइब्रेशन करती हैं, तो मोटर्स की वाइब्रेशंस इस आर्म के थ्रू होते हुए इस फ्लाइट कंट्रोलर पे आएंगी और फ्लाइट कंट्रोलर का जो ज़ायरो है वो डिस्टर्ब होता है। उससे आपकी फ़्लाइट में इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपकी मोटर्स हीटअप हो जाएंगी या आपकी ESC बर्नट हो जाएगी। तो आपने इसको शॉक एब्जॉर्बर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। शॉक एब्जॉर्बर के ऊपर ही फ्लाइट कंट्रोलर लगाना है। एरो मार्क जैसे लगा हुआ है वैसे ही लगाना है, जैसे आपने पहले वीडियोस देखे होंगे, वो फ्रंट फेसिंग की तरफ है। और अभी इसमें हमारे को जो जो कनेक्शंस है वो मैं बता देता हूँ। तो हमारे को यहाँ पर मिलते हैं, ये आपके 10 आउटपुट्स हैं जिसमें नंबर 1 है। ये है नंबर 1, मतलब कि हमारा अगर हम फ्लाइट को अपना क्वाड को देखें तो जो नंबर 1 है वो हमारी ये वाली मोटर है। और जो नंबर 1 जो है हमारी ये वाली मोटर है। और नंबर जो 2 है हमारी ये मोटर है। नंबर 3 हमारी ये मोटर है। और नंबर 4 हमारी ये मोटर है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो ये फ्रंट साइड है क्वाड का। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने ये किस सीक्वेंस में लगाई है। 1 2 3 4 हम बना रहे हैं हेक्साकॉप्टर, क्वाडकॉप्टर। तो हम 4 वायर्स यूज़ करेंगे इसमें। वाइट वायर हमारी सिग्नल वायर होती है, सेंटर हमारी पॉजिटिव है, और डाउन वायर जो ब्लैक वायर है वो नेगेटिव वायर है। और अगर हम इसके बाकी के पॉइंट्स को देखें, वो जो है आपका रहेगा हेक्साकॉप्टर के लिए। अगर हम 2 पॉइंट और यूज़ कर लेते हैं वो हेक्साकॉप्टर के लिए हैं। और अगर हम लोग उसके 2 पॉइंट और यूज़ कर लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा ऑक्टोकॉप्टर के लिए, क्योंकि हेक्सा में 6 मोटर यूज़ होती हैं, ऑक्टा में 8 मोटर यूज़ होती हैं। और बचे हमारे पास ये 2 पिंस, तो एक पिंस को हम
गिम्बल के लिए यूज़ कर सकते हैं और एक पिन को हम और भी किसी डिवाइस के लिए यूज़ कर सकते हैं जो रिले से ऑपरेटेड हो, या कैमरा को, या कोई भी अगर हमने कैमरा को स्विचिंग करना है तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारी ऑप्शंस हैं अब जहाँ पर भी आप ये 2 पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप किसी को भी कर सकते हैं, आपको पैरामीटर्स अंदर चेंज करने पड़ेंगे। तो ये तो रहा आपका इससे रिलेटेड काम। तो अब हम चलते हैं इस फ्लाइट कंट्रोलर के बाकी पार्ट्स की तरफ। तो ये है जीपीएस और I2C। तो ये जो है जैक हमारा एक ही जगह पे है। हमारे पुराने फ्लाइट कंट्रोल्स में दो सॉकेट थे जहाँ पर दो हम लोगों को ये जैक्स लगाने पड़ते थे। तो ये जो है पूरा का पूरा मैंने इस स्प्लिटर के अंदर यहाँ पर वायर जोड़ रखी है। और अभी हमारे पास जो यहाँ से हमने वायर ली है, ये हमने अपने पुराने जीपीएस जो मेरा ये लगा हुआ है जीपीएस, तो इसमें कनेक्टर इस तरीके का कनेक्टर नहीं आता। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि ये जो कनेक्टर है, इस तरीके के कनेक्टर्स इसमें लगते हैं, ऐसा कनेक्टर नहीं आता। तो मैंने वायर कट करके यहाँ पर जो है I2C की और जीपीएस की वायर लगा दी है। ध्यान रखना है कि इसमें RX की तरफ लगे, TX की तरफ लगे, और SDA पे लगे, SCL पे लगे, पावर नेगेटिव पॉजिटिव सही लगे, वरना आपका जीपीएस ख़राब हो सकता है, आपका फ्लाइट कंट्रोलर ख़राब हो सकता है। और ये जो पॉइंट है इसमें आप OLED डिस्प्ले लगा सकते हैं। वैसे OLED डिस्प्ले के अलावा आप रेंज फाइंडर भी लगा सकते हैं। ऑप्टिकल अवॉइडेंस के लिए भी आप सेंसर लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो हमने इसके अंदर कुछ नहीं लगा रखा, तो ये चीज़ हमारी यहाँ ख़त्म हो जाती है। तो अब हमने 2 पॉइंट्स ख़त्म कर दिए हैं। ये है OSD अभी मैंने इसमें नहीं जोड़ी है, क्योंकि इसमें जो हमारे पुराने फ्लाइट कंट्रोलर्स, तो इस वाले फ्लाइट कंट्रोलर में फ़र्क ये है कि इसके अंदर OSD के लिए चिप लगा हुआ है। जैसे कि हमारे आजकल के FPV में इनबिल्ट चिप लगता है OSD के लिए, तो अब हमारे को अलग से OSD नहीं लगानी, क्योंकि OSD लगाना भी कोई छोटी बात नहीं हुआ करती थी। बिगनर्स के लिए OSD के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था, OSD सेटअप नहीं हो पाती थी कई लोगों से। उसके लिए भी लोग यूट्यूब में वीडियो सर्च करते थे या ऑडिकॉप्टर की डॉक्यूमेंटेशन देखते थे। तो OSD अब जो नहीं है ऐसा सिस्टम, OSD इसके अंदर ही है, OSD का चिप अंदर ही है। आपको सिर्फ वीडियो इन और वीडियो आउट लेना है, और यहीं से आपको कैमरे के लिए भी आपको पावर जो है मिल जाएगी 5 वोल्ट। तो ये OSD का काम यहाँ ख़त्म होता है। अभी मैंने OSD यूज़ नहीं, क्योंकि मैंने अभी यहाँ ट्रांसमीटर नहीं लगा रखा। तो अभी हमारा ये ख़त्म हो चुका है यहाँ पर काम। टेलीमेट्री 1, टेलीमेट्री 2, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एक पोर्ट के ऊपर टेलीमेट्री 1 के ऊपर मैंने ELRS रिसीवर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो RC इन और बज़र का है। तो बज़र के लिए मैंने पॉइंट ये यूज़ किया हुआ है, और RC इन के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसकी वायर्स निकाल लेता हूँ, ये थोड़ा मैंने वायर्स को अंदर कर रखा हुआ था, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा था कि कोई भी डिस्टरबेंस फ्लाइट कंट्रोलर को हो, शॉक एब्जॉर्बर को। तो ये रहा आपका पुराना सॉकेट। ये 3 पिन है, इसमें एक सिग्नल वायर है, एक नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारा लगता था फ्लाई स्काई के अंदर, तो फ्लाई स्काई का रिसीवर मैंने इसमें नहीं यूज़ किया, तो मैंने इसलिए ये रिसीवर की वायर को यूज़ नहीं किया। उसको अभी हम अलग कर देते हैं। सिर्फ मैंने यहाँ से बज़र के लिए वायर ली है, मैंने बज़र कनेक्ट किया हुआ है। और आपको मैं बता देता हूँ, इसमें मैंने जो नया करा है वो नया ये करा है कि टेलीमेट्री 1 पे मैंने लगा रखा है रिसीवर, और रिसीवर मेरा है यहाँ पर ये लगा हुआ ELRS रिसीवर। और जहाँ तक कि जो लोग बहुत नोन हैं उनको मालूम है कि इसकी रेंज एज़ कम्पेयर टू फ्लाई स्काई से ट्रिपल होती है। और बिगनर्स के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि फ्लाई स्काई का अगर आप ना लें रिमोट, क्योंकि फ्लाई स्काई का रिमोट लेने से बढ़िया ये है कि आप रेडियो मास्टर का आप मिनी रिमोट ले लीजिए, उसमें आपको ELRS रिसीवर मिलेगा, और वो 6,000 रुपये के करीब आपका रिमोट आएगा, और आपको बहुत सारे फंक्शंस मिलेंगे। इवन आपको टेलीमेट्री भी मिलेगी उसके अंदर, क्योंकि इसमें ऑप्शन ये रहता है कि आपको जो भी डिस्प्ले जो भी इसमें चल रहा होगा, ऑलमोस्ट आपको
डाटा जो है वो आपके रिमोट पे मिलेगा, कितने जीपीएस अटैच हैं या किस एल्टीट्यूड पे फ्लाई हो रहा है, किस डिस्टेंस पे फ्लाई हो रहा है, कितना लिंक क्वालिटी है हमारे रिमोट की, रिसीवर की, और बहुत कुछ है। तो आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। तो इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, आप मेरे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हैं और मेरे और भी बाकी वीडियो देख सकते हैं कि इसके पैरामीटर्स जो हैं वो क्या होते हैं। कि आपको बस टेलीमेट्री, आपको यहाँ रिसीवर कनेक्ट करना है, RX TX, जैसे कि रिमोट का RX, रिसीवर का RX होगा वो TX पे जुड़ेगा, और जो उसका TX होगा वो उसके RX पे जुड़ेगा। तो ये आपको यहाँ कनेक्ट कर देना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इसको पलट कर। तो ये है टेलीमेट्री 1। तो ये मैंने वायर यहाँ कनेक्ट की हुई है और आगे मैंने रिसीवर कनेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पर आपको लगाने से आपको रेंज अच्छी मिल जाएगी। तो मैंने बताया कि जैसे मैंने ये यहाँ पर यूज़ नहीं किया पोर्ट, हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो इसके पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। टेलीमेट्री 2, अब टेलीमेट्री 2 और 1, पहले के टाइम में हम टेलीमेट्री 1 पे लगाते थे OSD, या टेलीमेट्री 2 पे लगाते थे, और एक टेलीमेट्री पे लगाते थे हम एक में आपका टेलीमेट्री डिवाइस, जो भी हमारे को ग्राउंड स्टेशन पे पूरा का पूरा डाटा हमारे क्यू ग्राउंड स्टेशन पे मिलता था हमारे को। वो 2 डिवाइस होते थे। सब जो लोग जानते हैं उनको मालूम है, जो बिगनर्स हैं उनको शायद मालूम ना हो। और वो टेलीमेट्री डिवाइस आज की डेट में जब हम लोग काम करते थे, वो टेलीमेट्री डिवाइस 1800 से 1900 रुपये में आता था, 100 मिलीवॉट का। अब वो टेलीमेट्री डिवाइस जो है लॉकडाउन के बाद 10,000 रुपये का हो गया था। अभी थोड़ा सा कम हुआ है, पर अभी भी अच्छा टेलीमेट्री डिवाइस जो है वो 7-8 हज़ार रुपये का मिलता है। तो मैंने कई वीडियो बना रखे हैं जिसमें 100-150 रुपये में आप टेलीमेट्री डिवाइस, वाईफाई डिवाइस भी बना सकते हैं। तो अभी मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर जो मैंने डिवाइस लगा रखा है। इसमें मैंने टेलीमेट्री डिवाइस जो लगाया है वो है ये मैंने एक मॉड्यूल लगा रखा है, और सेम मैंने टेलीमेट्री पोर्ट के अंदर कनेक्शन कर रखे हैं, RX RS TS TS प्लस माइनस। और ये स्प्रिंग एंटीना है। और अगर आपके पास क्लोन नहीं है और अच्छा आपका पास ओरिजिनल आपको ये डिवाइस मिल जाता है, इसका नंबर है HC12। और ऐसा एक डिवाइस मेरे पास यहाँ है, और ऐसा ही एक डिवाइस मेरे पास यहाँ है। ये मैंने TTL कन्वर्टर के साथ लगा रखा है, क्योंकि ये मेरे कंप्यूटर से अटैच होगा थ्रू TTL कन्वर्टर। तो इससे जो हमारे को रेंज मिल जाती है तकरीबन 1 किलोमीटर ओपन एरिया में हमारे को रेंज मिल जाती है। तो ये जो डिवाइस है 600 रुपये के अंदर आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो ये टेलीमेट्री 2 पे मैंने ये लगा रखा है। ये है यहाँ का आपका, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम पहुँचते हैं पावर मॉड्यूल में। पावर मॉड्यूल हमारा जो लगा हुआ है मेरी इस बेस प्लेट के नीचे लगा हुआ है, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा कि सिंपल है। एक पावर मॉड्यूल है, उसमें 2 कनेक्शंस नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ जा रहे हैं, 2 नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ जा रहे हैं इस मोटर के लिए, और 2 नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ जा रहे हैं, 2 नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ जा रहे हैं। हमारी ESCs के लिए सिग्नल वायर मैंने आपको बता दिया वो यहाँ आ रही है। तो यही है नीचे पावर मॉड्यूल। बाकी उसमें कुछ ICs लगे हुए हैं, वो रेगुलेट करके यहाँ पर आपका करंट भी दे रहे हैं और वोल्टेज भी दे रहे हैं कि हमारे पास एम्पेयर्स वगैरह सब हम लोग देख सकते हैं अपनी रिमोट के अंदर। तो ये मॉड्यूल यहाँ लगा हुआ है। तो अब हमारा मॉड्यूल भी डिस्कस कर लिया हमने, पावर मॉड्यूल। हमने ये RC इन और बजर भी डिस्कस कर लिया। ये भी लाइंस हमने डिस्कस कर लिया, आउटपुट लाइंस। ये है GPS की, ये भी डिस्कस कर ली। ये भी OSD हमने लगाई नहीं, बता दिया। टेलीमेट्री 1, टेलीमेट्री 2 बता दिया। तो इतना सा ही है इस पूरे फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर। बस ध्यान रखने का सिर्फ सिंपल सा बात यह है कि इसको आपने, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ कि इसको आपने शॉक एब्जॉर्बर पे ही लगाना है। बिना शॉक एब्जॉर्बर के आप इसको लगाएंगे, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बिना शॉक एब्जॉर्बर के जब आप इसको आर्म करेंगे तो ये जैसे थ्रॉटल अप करेंगे तो ये शूट अप हो जाएगा। तब आपको डिस्आर्म करना पड़ेगा, और शूट अप वो कितनी हाइट पे होगा, नीचे आगे वो टूट जाएगा, पता नहीं। तो ये एक्सपीरियंस मैंने लिया हुआ है और नुकसान हुआ है। तो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको 8-9 साल पहले की। तो ये सब चीज़ें हैं।
जीपीएस वैसे तो रेडियो टू स्काई का ही अच्छा होता है, पर इसमें मैंने बहुत पुराने टाइम में लगाया था। फिलहाल मैं अभी इसी से टेस्टिंग कर रहा हूँ। रेडियो टू स्काई का जीपीएस बिल है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी तरीके से रिटर्न टू लॉन्च वो लेता है। ऑलमोस्ट 1 आध मीटर या कभी कभी वो भी नहीं, 1-2 फुट की दूरी के ऊपर आरटीएच हो जाता है। और थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ये जो मोटर्स हैं और ये जो फैंस हैं, ये मोटर रेडियो टू स्काई की है। और ये जो मोटर्स हैं, ये मोटर्स जो हैं मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ 2018 या 17 से। तो अभी तक ये मोटर्स मेरे पास चल रही हैं। ये रेडियो टू स्काई की मोटर हैं, आज भी ये मोटर्स अवेलेबल हैं और बहुत फेमस मोटर हैं। मोस्टली मैंने सब बिगनर्स को यही मोटर्स लगाए हुए देखा है। तो ये मोटर 600-650 रुपये की मोटर है, 920 kV की मोटर है और 2212 उसका नंबर है। और बाकी सेल्फ टाइटनिंग प्रोपेलर वाली मोटर्स भी आती हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ैन जो मैंने यूज़ किया है, इसमें कार्बन नायलॉन का फ़ैन यूज़ किया हुआ है। तो कार्बन नायलॉन का फ़ैन यूज़ करने का रीज़न ये है क्योंकि अगर आप एबीएस मटेरियल में यूज़ करते हैं, एबीएस का फ़ैन बहुत हल्का होता है। वो फ़ैन लगा हुआ है ये बहुत सॉफ्ट फ़ैन होता है। अगर आपका क्वाड का जो वेट है ज़्यादा है तो ये हवा में टूट सकता है, पर ये हवा में टूटता नहीं है, पर ग्राउंड पे टकराने के बाद, हार्ड सरफेस के बाद तब ये टूट जाएगा। और एक आपका फ़ैन आता है कार्बन फाइबर का, जो कि टूटेगा नहीं पर आपके बैरिंग्स को डैमेज कर देगा। तो मिडल में अगर मैं ये कहूँ तो ये फैंस जो हैं ठीक है, ओके हैं। 250 रुपये में ये आपको 2 पेयर्स मिल जाएंगे फ़ैन के, तो आप किसी भी साइड से ले सकते हैं। और मेन चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि क्रॉस फ्लाइट को अगर आपने फर्मवेयर अपडेट करना है, क्योंकि इसमें इशू है फर्मवेयर अपडेट का। क्योंकि क्रॉस फ्लाइट ने जो है मेरे हिसाब से मिशन प्लानर का जो डेवलपर्स या जो ऑडियो पायलट के जो डेवलपर्स हैं उनसे अपना ही मिशन प्लानर डेवलप करा रखा है। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इस मिशन प्लानर पे जो नॉर्मल मिशन प्लानर आप देखेंगे तो मुझे तो कोई भी इससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर नहीं मिला। तो तरीका यही है कि आप रेडियो लिंक की साइट पे जाएं, वहाँ से सॉफ्टवेयर जो है आप जो भी वर्जन फर्मवेयर वर्जन है, इस मिशन प्लानर पे आप इस क्रॉस फ्लाइट को फ्लैश नहीं कर सकते हैं, पर उसका तरीका डिफरेंट है। क्योंकि इस मिशन प्लानर के ऊपर, ये जो मिशन प्लानर है नॉर्मल, इसके ऊपर आपको इससे रिलेटेड कोई भी फर्मवेयर नहीं मिलेगा, कोई फाइल नहीं मिलेगी। तो बेस्ट तरीका यही है, आप रेडियो लिंक की साइट पे जाइए, वहाँ पर आपको लेटेस्ट जो भी फर्मवेयर रहेगा वो आप कॉपी करिए, अपने कंप्यूटर सिस्टम पे आप उसको लोड कर लीजिए और आप नॉर्मल मिशन प्लानर पे जाइए और डाउनलोड लोकल पे आप वहाँ से इसको फ्लैश कर सकते हैं। तो फाइल आपको जो है रेडियो लिंक की साइट से लेनी पड़ेगी। तो जैसे मैंने कल पुराना वर्जन था तो मैंने कल इसमें नया वर्जन डाला है, वो आप देखते रहिए कि नया वर्जन क्या आ रहा है। पर जब पुराना ठीक चल रहा है तो ज़रूरत नहीं है, अभी मैंने कल लेटेस्ट डाल दिया है, तो अभी मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ चेंजेस करने हैं। बाकी यहाँ जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर्स आप इस वाले मिशन प्लानर पे इसके पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं, वो फैसिलिटी आपके पास है। और एक चीज़ है कि यहाँ पर हमारे को स्टेटस एलईडी मिलती है, स्टेटस एलईडी यहाँ पर भी है, पर एक स्टेटस एलईडी हमारे को यहाँ मिलती है, तो वो हमारे को इसी स्प्लिटर में से मैंने ये चेक लगा रखा है, ये स्टेटस एलईडी का है। तो अगर आपका जीपीएस कनेक्ट होगा तो ये ग्रीन लाइट जल जाएगी, और अगर आपका लो बैटरी होगी तो ये लाइट ऐसे ब्लिंक करेगी, और अगर आपका कहते हैं ऑल्टीट्यूड होल्ड पर रहेगा तो यहाँ पर ब्लू लाइट ब्लिंक करेगी। तो ये है हमारी स्टेटस एलईडी। पर उसके कनेक्शन भी जो हमारा ये जो स्प्लिटर है जीपीएस और आईटीसी का, वहीं से हमारे को स्टेटस एलईडी की वायर भी हमें मिल जाएगी। तो ये भी हमारे को मिलता है स्टेटस एलईडी का मॉड्यूल भी, तो ये भी हम यहाँ लगा सकते हैं। बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है, और इससे रिलेटेड अगर आपने मुझसे कुछ पूछना हो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। जितनी नॉलेज मेरी है मैं आपको उतना जवाब ज़रूर दूंगा जहाँ तक मैंने इस फ्लाइट कंट्रोल को समझा है। और आज ही इस फ्लाइट कंट्रोल के मैंने वीडियोस डाले हैं, शॉर्ट वीडियोस, और बहुत अच्छे तरीके से ये फ्लाई हुआ है और मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। कंपास से रिलेटेड
और रिटर्न टू लॉन्च से रिलेटेड, तो मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो ओवरऑल ये फ़्लाइट कंट्रोलर प्राइस वाइज भी ठीक है, और एक बिगिनर्स के लिए तो मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है। हमें बहुत सारी ऑप्शंस नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो फ़्लाइट कंट्रोलर्स होते हैं इसके अंदर प्रोफेशनल्स के लिए काफ़ी सारे सेंसर लगाने का ऑप्शन होता है। तो हम लोग अभी प्रोफेशनल वे में काम नहीं कर रहे हैं, हम बिगिनर्स के लिए हिसाब से बनाया है ये फ़्लाइट कंट्रोलर। तो इतना कुछ है कि आप इसमें बहुत कुछ चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे सेंसर लगा सकते हैं। तो आप इसे ट्राई करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपका कमेंट का जवाब जल्द से जल्द दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।